इस पॉडकास्ट की जो हमारी मेहमान है वो है डॉक्टर प्रियंका। डॉक्टर प्रियंका एक न्यूरोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपनी पढ़ाई की है दिल्ली एम्स से। आज के इस पॉडकास्ट में हमने उनसे बात की है कि आखिर न्यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो किन किन बीमारियों को ट्रीट करते हैं। हमने इनसे बात की है कि दिमाग का कीड़ा क्या है, ये कैसे फैलता है, ये दिमाग में कैसे पहुंचता है, इंसान को जो दौरा पड़ता है वो किस वजह से पड़ता है। ऐसे तमाम मुद्दों पर हमने डॉक्टर प्रियंका से बात की। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रियंका जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रियंका जी आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। थैंक यू अंकुर जी, थैंक यू सो मच। मैम मैं थोड़ा सा जो शब्द है न्यूरोलॉजी, अक्सर होता क्या है कि हम देखते हैं कि ये लंग्स का डॉक्टर है तो ये फेफड़े ठीक करेगा, पेट का है, दिमाग का है, लेकिन जो न्यूरोलॉजी शब्द है आम आदमी को उसके बारे में पता नहीं है। थोड़ा सा मुझे उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि न्यूरोलॉजी होती क्या है। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो न्यूरोलॉजी के बारे में लोगों को नहीं पता है कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास हमें कब जाना चाहिए। तो बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि न्यूरोलॉजी और ब्रेन, सिर्फ ब्रेन ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जो न्यूरोलॉजी में इंक्लूडेड होती है। अगर आपको नसों की दिक्कत है, अगर आपको मसल्स की दिक्कत है, आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो वो सब न्यूरोलॉजी में आते हैं। तो वो कौन से कॉमन सिम्पटम्स होते हैं जिसके लिए कि आपको उन लक्षणों के लिए आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है सर दर्द। अगर सर में दर्द है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। आँखों की रोशनी में कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपको डबल दिखाई दे रहा है या किसी को दौरा पड़ता है, आपको चक्कर आता है, तो चक्कर आने में ईएनटी स्पेशलिस्ट के साथ-साथ न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, बैक पेन और उसके अलावा न्यूरोपैथी बहुत ही कॉमन सिम्पटम है। नसों की दिक्कत, झुनझुनाहट होना, हाथों के पाम्स में, हथेलियों में, पैरों के तलवों में अगर झुनझुनाहट हो रही है, सुन्नपन है, छूने पे कम पता चल रहा है, ठंडे-गरम का पता नहीं चल रहा है, चलने में आपको दिक्कत आ रही है, यूरिन में इश्यू आ रहा है अलोंग विथ चलने की दिक्कत के साथ-साथ अगर यूरिन के भी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं न्यूरोलॉजी से कनेक्टेड होती हैं और आपको न्यूरोलॉजी से संपर्क ज़रूर करना चाहिए। ओके, तो जो न्यूरो सर्जन होते हैं हाँ जी। और न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ जी, क्या बिल्कुल। डिफरेंस है इन दोनों में। सो न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोफिजिशियन होते हैं, न्यूरोसर्जन जो होते हैं वो एक दोनों ही बहुत ही कंप्लीटली डिफरेंट ब्रांचेस हैं। बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को इन दोनों ब्रांचेस में। तो पहली चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि न्यूरोलॉजिस्ट एमडी मेडिसिन करके न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियन बनते हैं और न्यूरोसर्जन एमसीएच सर्जरी कोर्स करके न्यूरोसर्जन बनते हैं। तो बिल्कुल ही डिफरेंट ब्रांचेस हो गई हैं। तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको हेडेक के लिए, सर दर्द के लिए, नसों की दिक्कत के लिए, अगर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रहा है, झुनझुनाहट हो रही है, चक्कर आ रहा है, आपको जाना है। न्यूरोसर्जन के पास हम तब भेजते हैं पेशेंट्स को अगर उनको ब्रेन में मान लीजिए कोई गाँठ है या स्पाइन में कोई गाँठ है जो कि नर्व को नस को दबा रही है और उसकी वजह से कमज़ोरी कर रही है। या फिर एक बहुत ही कॉमन सा बीमारी है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, जिसमें कि आपको फेस में एक तरफ बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो कई बार उसका रीज़न होता है उसके चारों तरफ एक खून की नली का घूम जाना जो कि उसको दबाती है और आपको ये सिम्पटम करती है। तो अगर उसका ये कारण होता है तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है ब्रेन में गाँठ होना जिनके लिए कि हम आपको न्यूरोसर्जन को रेफर करते हैं। तो न्यूरोसर्जन बेसिकली उन चीज़ों के लिए होते हैं, न्यूरोफिजिशियन दवाइयों से आपका ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, एक्सरसाइज़, फिजियोथेरेपी से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिनका जो मैंने सिम्पटम्स आपको मेंशन किए हैं, उनमें आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास संपर्क करना है। ओके, तो हम थोड़ा हेड से शुरू करते हैं, दिमाग से शुरू करते हैं। तो हेडिक और एक हाँ, शब्द है माइग्रेन। अक्सर हाँ जी। माइग्रेन बहुत सुनने को मिलता है कि मुझे माइग्रेन है। ये माइग्रेन जो है कैसे होता है, इसके पीछे के सिम्टम्स क्या है और क्यों होता है, कॉज क्या है इसका। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई मीन माइग्रेन एक सबसे कॉमन प्रकार का सर दर्द है। अगर क्लिनिक पे ओपीडी में अगर 30 पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उनमें से कम भी 15 माइग्रेन लेकर यानी कि सर का दर्द लेकर आते हैं। अब हर सर का दर्द माइग्रेन नहीं होता। माइग्रेन सर के दर्द के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें से सबसे कॉमन होता है माइग्रेन। अब माइग्रेन ब्रेन में कोई ऐसा लेजन नहीं है, कोई ऐसी गाँठ नहीं है जिसको कि दवाइयों से घोल दिया जाए या उसको 100% आपने हटा दिया दवाइयों से, ऐसा नहीं होता है। माइग्रेन एक टेंडेंसी होती है, जैसे कि एलर्जी की टेंडेंसी होती है कि अगर जिन लोगों को एलर्जी की टेंडेंसी रहती है, वो अगर बाहर चले गए, किसी और जगह पे चले गए और उनको एलर्जी के सिम्पटम्स आ जाते हैं। इसी तरीके से जो माइग्रेन का सर दर्द होता है, उसके ट्रिगर्स होते हैं। अगर आपने उन ट्रिगर्स का ध्यान नहीं दिया, तो वो सर का दर्द आपका ठीक नहीं हो पाएगा।
अब जो कॉमन जो चीजें होती है जो कि माइग्रेन के सर दर्द को बढ़ाती हैं या ट्रिगर करती हैं, वो होती है सुबह खाली पेट रहना, 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट रहना, चाय और कॉफी को खाली पेट पीना, सुबह उठते ही खाली पेट चाय का सेवन करना, पेट में एसिडिटी। अब एसिडिटी सर दर्द का कारण नहीं होती हम्म, है, लेकिन अगर आपको माइग्रेन की टेंडेंसी है तो एसिडिटी डेफिनेटली आपके सर दर्द को, आपके एपिसोड्स को, आपके अटैक्स को बढ़ा जरूर देगी। ओके। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय और कॉफ़ी का सेवन करना। उसके अलावा अगर आप धूप में निकल गए हैं, अगर आपने लंबा ट्रैवल कर लिया है, जिन लोगों को मोशन सिकनेस होता है, उनको माइग्रेन की भी टेंडेंसी यूजुअली रहती है। मोशन सिकनेस क्या होता है? मोशन सिकनेस का मतलब होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं हम्म, तो हमें कुछ लोगों को टेंडेंसी होती है वॉमिटिंग की, नौसिया की, अच्छा, हेडेक ओके। की, उसे कहते हैं मोशन सिकनेस की। जैसे ही वो लंबे ट्रैवल पे निकलते हैं, मूव करते हैं, उनका ब्रेन उस सिग्नल को समझ नहीं पाता है और उससे चक्कर आना, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आना, खाने का मन ना करना, वो सिम्टम्स आते हैं, तो उसे कहते हैं मोशन सिकनेस। उन लोगों को माइग्रेन की भी टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है। अब माइग्रेन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माइग्रेन का अभी ज़्यादा बढ़ने का, वो है फ़ोन का ब्लू लाइट का कंजम्पशन, एक्सपोज़र। तो बहुत ज़्यादा जो हम स्क्रीन पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन को देख रहे हैं, सोने से भी पहले भी फ़ोन को देखकर सोने जाते हैं, उससे ना सिर्फ़ आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, बल्कि आपको माइग्रेन का भी दिक्कत बढ़ता है। तो अगर आपने इन ट्रिगर्स का ध्यान नहीं दिया, अगर आपका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, आप वॉक नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं और आपको माइग्रेन की टेंडेंसी है, तो डेफ़िनिटली आपके माइग्रेन के, आपके सर दर्द के जो अटैक्स हैं, वो दिन पे दिन बढ़ते चले जाएँगे और दवाइयों से कंट्रोल नहीं आएँगे, दवाइयों की डोज़ आपकी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर आपने उन ट्रिगर्स का ध्यान दिया, हम्म, अगर आपने अपना लाइफ़स्टाइल, अपना डाइट मेंटेन करके रखा, तो माइग्रेन कई कई गुना आप उसको बिना दवाइयों से ही ट्रीट कर सकते हो। माइग्रेन का इलाज दवाइयों से सिर्फ 50% होता है, बाकी 50% मरीज को अपना लाइफस्टाइल ठीक करके उसको कंट्रोल करना होता है। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि माइग्रेन ना हो? अगर होए तो लाइफ स्टाइल में क्या चेंजिंग करनी चाहिए? हाँ, तो जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं उनको मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पहली चीज़ है कि खाली पेट नहीं रहना है, सुबह कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, सुबह का खाना 9 बजे, दोपहर का 2 बजे, रात का 8 बजे खा लेना है। शाम का खाना, रात का खाना यूजुअली 7 या 8 बजे के बीच में ले लेना चाहिए, उससे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। रात को सोने से 2 घंटा पहले मोबाइल, टीवी, डिजिटल डिवाइसेस बंद कर दें। जो पेशेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो और जिनको बुक्स पढ़ने की आदत है, वो बुक्स पढ़ सकते हैं। हालाँकि ऐसे गर्दन को करके नहीं पढ़ना है, वो सामने स्टैंड लेके पढ़ना चाहिए क्योंकि माइग्रेन और सर्वाइकल कोएग्ज़िस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कम से कम भी आधे घंटे का वॉक ज़रूर करके आना है। जो 30s में लेडीज़ हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि रात को सोने से पहले बच्चों के साथ आप कलरिंग कर लो, लेकिन आप फ़ोन में मत लगो, नहीं तो आपको अगले दिन सर का भारीपन, सर का हेडेक रहेगा, वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो उन चीज़ों का लाइफ़स्टाइल में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह की शुरुआत खाली पेट चाय से बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके। स्ट्रोक एक शब्द है कि दिमाग में स्ट्रोक आ गया है। क्या हुँ। है? क्यों आता है? हाँ, तो स्ट्रोक एक बहुत बड़ा टर्म है। हम्म। स्ट्रोक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्ट्रोक का मतलब होता है पैरालिसिस। एक ओके। साइड का बॉडी का पैरालिसिस या फिर फेस का पैरालिसिस, मतलब हाथ का। लकवा जिसे बोलते लकवा, यस, लकवा, जिसको लकवा कहते हैं। तो अब स्ट्रोक में हमारे 2 प्रकार के स्ट्रोक रहते हैं। एक होता है जिसमें कि ब्रेन में क्लॉट बनने की वजह से स्ट्रोक हुआ, लकवा आया, और दूसरा होता है कि कोई भी खून की नली के रप्चर होने की वजह से ब्रेन हेमरेज की वजह से स्ट्रोक आया। तो ये 2 डिफरेंट टाइप्स हैं स्ट्रोक के। हैं। ब्रेन इनके हेमरेज बारे में को क्या बोलते हैं हिंदी में? ब्रेन हेमरेज का मतलब क्या अ, होता है? ब्रेन हेमरेज का मतलब होता है कि खून का एक थक्का बन जाना ब्रेन में। ओके। जैसे कि अगर कोई भी खून की नली है, हम्म। अगर वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फट जाती है, तो हम्म, वो खून जो है एक जगह पे जमा हो जाता है और ओके। वो जिस एरिया में जमा है, जी। वो एरिया जितने भी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा था, उनमें पैरालिसिस कर देते हैं, उसमें लकवा हो जाता है क्योंकि उसका ब्लड सप्लाई उतनी देर के लिए बंद हो गया है। ओके। तो वो एक दिक्कत होती है। तो स्ट्रोक में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है टाइम। टाइम बहुत मैटर करता है। जितना जल्दी आप उस चीज़ के लिए कंसल्ट कर लेंगे, हॉस्पिटल में पहुँच जाएँगे, उतना जल्दी जो भी सेल्स आपके जिनका ब्लड सप्लाई खत्म हुआ है, जो धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं, उनको बचाने की हमारे पास टेंडेंसी रहती है। अदरवाइज़ हम दवाइयाँ देते हैं और एक्सरसाइज़ेज़ बताते हैं पेशेंट्स को। तो अगर आपको ब्लड क्लॉट बना है तो ब्लड थिनर्स यूजुअली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जिन पेशेंट्स की फैमिली में स्ट्रोक पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे इस चीज़ से। लेकिन ब्रेन हेमरेज ज़्यादा कॉमन रहता है, स्ट्रोक का जो टाइप है, और उसका मोस्ट कॉमन जो कारण है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। 95% केसेस ब्रेन हेमरेज के हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। इसीलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब ब्लड प्रेशर
कोई वार्निंग लेके नहीं आता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको हेडेक होगा, आपको स्वेटिंग होगा, आपको घबराहट होगी, हर बार नहीं होगी। तो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना, कम से कम भी हफ्ता 10 दिन के लिए आप मॉनिटर कीजिए। अगर आपको डाउट है, स्पेसिफिकली जो लोग 40 ईयर्स से ऊपर हैं, उनको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाने की ज़रूरत है, शुगर लेवल चेक में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मिलके कहीं न कहीं आपको स्ट्रोक के रिस्क पे डालती हैं। ओके। तो एक शब्द है मिर्गी का दौरा। हाँ जी। ये मैं दौरा ले लूँ तो ये दौरा कैसे आता है इंसान को शरीर हुँ। में? तो मिर्गी का दौरा जिसे हम कहते हैं सीज़र्स या फिर एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक बड़ा टर्म होता है, सीज़र एक सिम्पटम है, एपिलेप्सी एक सिंड्रोम है। हम्म। तो जो दौरा होता है वो बहुत प्रकार का आता है। जो हम बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं वो एक प्रकार का दौरा है, वो एक मेजर टाइप होता है। लेकिन दौरे ऐसे भी होते हैं जिसमें कि पेशेंट कुछ भी काम करते-करते एकदम से रुक गया और हम्म। उसको होश नहीं है और कुछ सेकंड के बाद वो दोबारा से अपना काम शुरू कर देता है। हम्म। तो दौरा इस तरीके के दौरे से लेकर बड़े-बड़े जो फिट्स पड़ते हैं जिसमें चारों हाथ-पाँव में झटके लगते हैं, आँखें पलट जाती हैं, पेशाब निकल सकता है, टंग बाइट हो जाता है, उस तक कई प्रकार के दौरे होते हैं। दौरे के बहुत सारे कारण भी होते हैं, किसी भी उम्र में दौरा हो सकता है। हर उम्र में दौरे के कारणों के अलग-अलग कारण होते हैं, अलग-अलग नाम रहते हैं, अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी को भी दौरा पड़ता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके उसका कारण पता करना ज़रूरी है ताकि उसका इलाज टाइमली हो पाए। अच्छा, कौन सी गलतियां अक्सर हो जाती है लाइफ में जो हम अनजाने में कर देते हैं जिससे कि दौरा पड़ने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं? हाँ, सो दौरा पड़ने के चांसेस, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडिया में, क्योंकि ये एक रिसोर्स पुअर कंट्री है, हमारे देश में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दौरे के भी जो इन्फेक्शियस कॉजेज़ हैं, जो इन्फेक्शन जो कारण रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा रहते हैं दौरे के कारणों में। अब इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इन्फेक्शन इंडिया में होता है टीबी, और दूसरा हम बात करेंगे दिमाग के कीड़े की, वो भी एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो कि दौरे करता है। तो ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए ऑब्वियसली अगर आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मास्क ज़रूर लगाएँ। सिर्फ कोविड से बचने के लिए मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें स्पेशली इंडिया में हमें टीबी से बचने के लिए भी मास्क लगाने की ज़रूरत है। तो एक तो इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, हमें डाइट अच्छा लेना है। दूसरा जो दिमाग का कीड़ा जिसके बारे में हम बात करते हैं, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, सीजर्स का स्पेसिफिकली बच्चों में दौरे पड़ने का मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस कॉज है इंडिया में आज की डेट में, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो ये जो दिमाग का कीड़ा होता है, ये ऐसा नहीं कि कोई कीड़ा आपके दिमाग में रेंग रहा होता है, बल्कि कीड़े का अंडा होता है। तो ओके। ये कीड़ा सॉइल में होता है, और जो भी सब्जियां मिट्टी में उगती हैं या मिट्टी के आसपास होती हैं, अगर उनको ठीक से साफ करके ना खाया जाए तो उसके जो अंडे होते हैं कीड़े के, वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके वहां से खून की नलियों में पास होके और फिर हमारे लिवर में, ब्रेन में, आंखों में, मसल्स में, कहीं पे भी सीड हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो होता है जिसमें वो सीड होते हैं वो होता है ब्रेन। और जैसे ही वो अंडा ब्रेन में किसी भी पार्ट में जाके बैठता है तो हमारा ब्रेन रियलाइज करता है कि हाँ, कुछ फॉरेन एजेंट आया है, एंड इट रिएक्ट्स, वो रिएक्ट करता है। वो रिएक्ट करता है सूजन के द्वारा उसके चारों तरफ, और ये सूजन है जो कि दौरा कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, इसका बहुत अच्छा इलाज संभव है, बहुत आसान इलाज होता है। इलाज यूजुअली डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, बाकी कोमोर्बिडिटीज तो नहीं है, और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और ऑब्वियसली कितने अंडे ब्रेन में हैं। तो अगर 1 या 2 अंडा होता है तो बहुत इजीली 2 से 4 हफ्ते का मेडिसिन का ट्रीटमेंट चलता है, उससे वो चला जाता है, खत्म हो जाता है। दौरे का इलाज थोड़ा-सा लंबा चलता है, 1.5 से 2 साल तक चलाना पड़ता है। अब ये दिमाग के कीड़े से बचने के लिए क्या करना है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप सब्जियाँ या फ्रूट्स खाते हैं, तो उनको वॉश करके खाएँ। ऐसा नहीं है कि आपको बॉयल ही करके खाना है। ऑब्वियसली हम हर सैलेड की चीज़ को, हर चीज़ को बॉयल करके नहीं खा सकते हैं। पत्ता गोभी से दिमाग के कीड़े का इश्यू होता है या नहीं होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है। पत्ता गोभी से दिमाग के कीड़े का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा इसलिए रहते हैं क्योंकि पत्ता गोभी की बहुत सारी लेयर्स होती हैं और ऑब्वियसली उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल है। तो कहीं न कहीं वो अंडा पत्ता गोभी के पत्तों में रह जाता है। बट जितने चांसेस आपको उससे होने के, उतने ही चांसेस आपको गाजर, आलू से भी होने के, लेकिन वो चीज़ें बहुत ईज़िली क्लीन हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं, उनकी लेयर्स नहीं होती हैं। तो जब भी आप खाना खाएँ तो सब्जियों को वॉश करके ही खाएँ। बाहर अगर कहीं पे जा रहे हैं, आपको डाउट है कि क्लीन होगा या नहीं होगा, तो जो कच्ची सब्जियाँ हैं उनको, उनका सेवन करना अवॉइड करें। ओके।
अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी फाइट में उस सर पे चोट लग गई और उसकी याददाश्त चली जाती है, सब भूल जाता है वो। तो याददाश्त जाने के पीछे का मेन कॉज क्या है? हाँ, तो याददाश्त के पीछे वो एक्सीडेंट के बाद में याददाश्त आना तो बहुत ही रेयर सिम्टम होता है एक्सीडेंट के बाद, हेड इंजरी के बाद। उससे बहुत बड़े-बड़े सिम्टम्स और भी आते हैं, लेकिन हाँ, जो हम याददाश्त की बात करते हैं कि भूलने की बीमारी है, तो वो यंग लोगों में और बुढ़ापे में, हम्म। दोनों में उसके कारण अलग-अलग रहते हैं, तो हम उसके बारे में अलग-अलग बात करते हैं। सबसे पहले यंग लोगों में, मेरे पास 24-25 साल के भी बच्चे आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं कि मैम कुछ याद नहीं हो रहा है, भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है, सब कुछ हमें लिखना पड़ रहा है और अगर हम लिखते नहीं है तो हम भूल जाते हैं। तो अभी की जनरेशन में जो यंग लोगों में मोस्ट कॉमन कारण होते हैं ना, सबसे मुख्य जो कारण होते हैं याददाश्त के, भूलने की दिक्कत के, वो होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं है। दूसरा विटामिन बी 12 की कमी। विटामिन बी 12 की कमी ना सिर्फ आपको नर्व के सिम्टम्स यानी कि नसों की दिक्कत दे सकता है, बल्कि आपको भूलने की बीमारी भी कर सकता है। और तीसरा जो सबसे उभरता हुआ कारण है वो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आज की ये भागते हुए दुनिया में हमारे पास टाइम ही नहीं है सोचने का। हम एक बार में एक काम पे फोकस नहीं करते हैं, वी ट्राई टू मल्टीटास्क, हम मल्टीटास्किंग करते हैं, हम एक ही बार में बहुत सारी चीजों को कंप्लीट करने की सोचते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं कि अगर मैं अपनी कार की चाबियां कहीं पे, गाड़ी की चाबियां रख रही हूँ और उसको रखते हुए मैं फोन पे बात कर रही हूँ, या मैं किसी फोन कॉल के बारे में सोच रही हूँ, या फिर मैं किसी केस के बारे में सोच रही हूँ, पेशेंट के बारे में सोच रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं भूल जाऊंगी अगर मैंने उसको उसकी निर्धारित जगह पे नहीं रखा है। तो हमारी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पहले दिन से नहीं होती हैं अगले दिन। 90% चीजें हम पहले दिन जैसी रिपीट नहीं करते हैं, सारी चीजें नहीं होती हैं। अगर उन चीजों में हमने फोकस नहीं किया उनको करते हुए, अगर हमारा कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो हम भूल जाएंगे। और आज के यंगस्टर्स में भूलने का सबसे मुख्य कारण यही है। फिर अगर हम बात करें बुढ़ापे में जो भूलने की दिक्कत होती है, तो डिमेंशिया। अब डिमेंशिया एक बहुत बड़ा टर्म होता है। डिमेंशिया में सिर्फ भूलने की दिक्कत नहीं आती है। डिमेंशिया में अगर जैसे कि लोगों का बिहेवियरल इशू, कि पहले बहुत शांत रहते थे लेकिन अभी बहुत गुस्सा करते हैं, पहले सोशल गैदरिंग में बहुत अच्छे से रहते थे, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो उनको क्या हो गया, वो ठीक से बात नहीं करते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, गैस को ऑन करके भूल जाते हैं। 20 साल से जो लोग कुकिंग अच्छे से कर रहे थे, आज अगर वो माता जी कुकिंग करते हुए भूल जाती हैं कि कितना नमक डालना है, कितना उसमें तड़के में कितना जीरा डालना है, और हर चीजों में गलतियां हो रही हैं, तो ये सब भी कहीं ना कहीं डिमेंशिया की तरफ ही हमें लेकर जाता है। ये सिम्टम्स भी उसी के होते हैं। ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स किचन में जाना चाहते हैं लेकिन वॉशरूम में चले गए हैं, रास्ता भूल जाते हैं, पार्क में जाते हैं, किसी और के घर में वापस चले जाते हैं क्योंकि वो रास्ता भूल गए हैं, लोगों के चेहरे पहचानना बंद कर देते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स डिमेंशिया में आते हैं। तो अगर हम मेमोरी लॉस की बात करें, भूलने की बात करें, तो बुढ़ापे में डिमेंशिया के जो मोस्ट कॉमन कारण होते हैं वो होते हैं डीजेनरेटिव प्रोसेस, ऐसी चीजें जो कि हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को सिकोड़ना शुरू कर देती है, कुछ कुछ एरियाज में सिकुड़न आती है। सबसे कॉमन कारण आपको भी पता होगा, एल्जाइमर्स डिजीज। हम्म। तो एल्जाइमर्स डिमेंशिया तो बहुत कॉमन है, 60 साल की उम्र के बाद में भूलने की बीमारी का मोस्ट कॉमन कारण है एल्जाइमर्स डिमेंशिया। अब इस डिमेंशिया या भूलने की जब भी दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, ताकि एक प्रॉपर डायग्नोसिस बन पाए, उसका कारण पता चल पाए कि किस प्रकार का भूलने का दिक्कत है, उसका कारण क्या है और उसका प्रॉपर इलाज कैसे किया जाएगा। ओके। तो अक्सर अच्छा, एक और मुझे थोड़ा सा फनी बात याद आ रही है कि क्या ऐसे होता है, मुझे नहीं पता बट आप इसको क्लियर कर देंगी कि जैसे कि यहाँ पे चोट मारी, सर पे चोट मार दी और उसकी याददाश्त चली गई, तो फिल्मों में बताते हैं कि दोबारा वहीं पे चोट मारनी है तब जाके याददाश्त वापस आएगी, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत बड़ा मिथ है। तो जब ओके। मैंने न्यूरोलॉजी पढ़ी थी तो मेरे दिमाग में भी ये चीजें आती थी कि अच्छा हम बचपन में मूवीज देखते थे उसमें ऐसा होता था, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीशिया। ओके। उसमें क्या होता है कि किसी भी चोट की वजह से कुछ घंटों के लिए आपकी याददाश्त चली जाती है, वो कुछ घंटों के दौरान का मरीज को याद नहीं रहता है कि मुझे हॉस्पिटल लेके गए, हम्म। वहां पे क्या हुआ मेरे साथ, वो उनको याद नहीं रहता है, लेकिन वो ट्रांजिएंट कुछ घंटों का होता है। जिस जगह पे चोट लगी है वहां पे दोबारा से चोट मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो नहीं करना है, वो मिथ है। ओके। गजनी मूवी आपने देखी होगी, गजनी। यस। आमिर खान को वो क्या बीमारी, कोई बीमारी होती है उसको स्पेसिफिक उसमें, आ, जिसकी वजह से वो बार बार लिखता है तो उसको याद आता है, अगर वो ना लिखे तो वो भूल जाता है?
हाँ, तो आमिर खान को भी एक तरीके से डिमेंशिया का ही उन्होंने पेशेंट दिखाया था। मैंने बहुत साल पहले मूवी देखी थी तो मुझे उसके प्रॉपर सिम्टम्स तो याद नहीं है, बट हाँ, इट वाज अ केस ऑफ डिमेंशिया, मेमोरी लॉस का ही केस था। ओके। तो बीपी और शुगर हाँ, अक्सर मुझे लगता है ये आज की लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है। हर किसी को लगभग बिल्कुल। आपको शुगर या फिर बीपी की प्रॉब्लम मिल हाँ जाएगी। जी, हाँ तो दिमाग पे इसका क्या असर पड़ता है? अगर बीपी का क्या असर पड़ सकता है, शुगर का क्या, किस हद तक जा सकता है ये? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, बट फिर भी जब भी पेशेंट मेरे पास आता है तो उनके कार्ड में सबसे पहले मैं उनका ब्लड प्रेशर ही चेक करती हूँ कि ब्लड प्रेशर रीडिंग क्या लिख कर भेजा गया है मेरे पास, क्योंकि ब्लड प्रेशर और शुगर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ न्यूरोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को ना सिर्फ नर्व्स के लिए बल्कि ब्रेन हेल्थ के लिए भी बीपी शुगर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर ना सिर्फ आपको स्ट्रोक के रिस्क पे डालता है, पैरालिसिस के रिस्क पे डालता है, बल्कि जो नसों में झुंझुनाहट होती है, जो पैरों में झुंझुनाहट होती है, जो सुनपन हो रहा है, उसका भी मोस्ट कॉमन कारण कहीं ना कहीं हाई शुगर ही रहता है। तो इन दोनों चीजों को अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो ना सिर्फ ये आपकी किडनी, आपके हार्ट हेल्थ, आपकी कार्डियक हेल्थ पे असर डालते हैं, बल्कि आपकी ब्रेन हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा असर डालते हैं। और डिमेंशिया की मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स में एज के बाद बीपी और शुगर ही आता है। तो ओके। उसमें भी मेमोरी लॉस के रिस्क पे भी आप रहेंगे अगर आपका बीपी शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो एज अ न्यूरोलॉजिस्ट मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अपना ब्लड प्रेशर और शुगर मॉनिटर करके रखें, चेक करके रखें। अगर डाउट है, आप 1 वीक का चार्ट बनाओ, आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, सलाह लीजिए कि क्या हमें दवाइयों की जरूरत है या हमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से कंट्रोल हो जाएगा। दिमागी हालत को ठीक रखने के लिए या जितनी भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जो होती है हमारे शरीर में, किन चीज़ों को खाना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए हमको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिनसे कि हमारी जो न्यूरोलॉजिकल हेल्थ है वो थोड़ी अच्छी रहे। राइट। तो अगर हम डाइट की बात करें अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए, अपनी नर्व हेल्थ के लिए, तो कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड नट्स एंड सीड्स में होता है, यानी कि 2 अखरोट, 2 बादाम डेली आपने खाना है, क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारी ब्रेन सेल की डेथ होने से, उनके नष्ट होने से, उम्र के साथ जो धीरे धीरे ब्रेन सेल डेथ होती है उस प्रोसेस को स्लो डाउन करने में हमारी हेल्प करता है। सेकेंडली अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 हमारी नर्व्स के सराउंडिंग में कवरिंग होती है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन में, उसको बनाने में काम आता है। तो विटामिन B12 किन-किन डाइटरी चीज़ों में होता है, तो जो नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स हैं, मीट, मछली, इन ये एक्सीलेंट सोर्सेज़ होते हैं विटामिन B12 के। वेजिटेरियन सोर्सेज़ अगर आप मुझसे पूछो तो पालक, मशरूम, इनमें विटामिन B12 रहता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। जो लोग अंडा खाते हैं, बॉइल्ड एग लेते हैं, तो बॉइल्ड एग होल एग लेना चाहिए, उसका अंदर वाला पार्ट हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन B12 रहता है। वो रिच इन विटामिन्स होता है। जो एग व्हाइट होता है वो प्रोटीन रिच होता है, लेकिन जो अंदर वाला पोर्शन है वो एक्चुअली विटामिन्स और मिनरल रिच होता है। तो आपको होल बॉइल्ड एग लेना है। विटामिन ई हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी नर्व्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो विटामिन ई, वेजिटेबल ऑयल, अगेन नट्स एंड सीड्स, जो हमारे अखरोट है, बादाम है, किशमिश, पिस्ताशियो, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, तो ये सारी चीजें जिनका सेवन करने से हम अपनी नर्व हेल्थ, हम अपनी ब्रेन हेल्थ को, जो उम्र के साथ डैमेज होता है, एटलीस्ट हम उससे बचा सकते हैं। हम हाई ब्लड प्रेशर, शुगर होने से भी बचा सकते हैं। तो हमें अपनी डाइट में ध्यान रखना है। जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनको नमक कम लेना होता है, उनको 1 चम्मच नमक ही वो ले सकते हैं पूरे 24 घंटे में। और जो एडेड सॉल्ट होता है वो उनको कम लेना है। जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको मीठा ज़ीरो नहीं करना होता है, मीठा कम करना होता है। कार्बोहाइड्रेट का इंटेक उनको कम रखना होता है, जैसे कि आलू है, आपके चावल हैं, इन चीज़ों का सेवन आपको कम करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं डाइट में जो कि आप अपना जिनकी वजह से आप अपना ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर रख सकते हैं। तो मैम अक्सर क्या होता है कि जो आपकी गर्दन का दर्द है और आपकी जो बैक बैक पेन जो होता है, इसके पीछे भी कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। तो जो हमें हमें यूजुअली जो गर्दन का दर्द और कमर का दर्द रहता है, वो हमारी स्पाइन की प्रॉब्लम की वजह से होता है। अगर हमारा पोस्चर अच्छा नहीं है, तो भी हमें यूजुअली ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो होता क्या है सर्वाइकल में, और जो डिस्क का प्रॉब्लम हम बोलते हैं, उसमें होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है? तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बीच में शॉकर जैसे मैकेनिज्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं डिस्क। अब क्योंकि वो डिस्क शेप होते हैं, तो उनको हम डिस्क बोलते हैं।
वो जो डिस्क होती है, अगर हमें विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, या उम्र धीरे धीरे ज्यादा होती जा रही है और विटामिन डी फिर भी कम है, या फिर हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, हम ठीक तरीके से बैठते नहीं है, हम गर्दन को झुका के रखते हैं, तो वो जो डिस्क है वो धीरे धीरे कंप्रेस होके पीछे की तरफ खिसकती है, और जो साइड से नसें निकल रही हैं, जो नर्व्स निकल रहे हैं, जो हमारे हाथों को, कंधों को, पैरों को सप्लाई करती है, उनको दबा देती है, और ओके। उसकी वजह से हमें वो नस दबने के, इरिटेट होने के सिम्टम्स आते हैं। शुरुआत होती है पीछे दर्द होने से, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और हमें दर्द जो है हाथों में, पैरों में आना शुरू हो जाता है। तो कमर से पैरों में जो दर्द ट्रैवल करता है, जो गर्दन से हमारे शोल्डर में, हाथ में पेन ट्रैवल करता है, झुंझुनाहट होती है, नमनेस होती है, वो उस नस के दबने की वजह से होती है। अब इसका इलाज दवाइयाँ, सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ 50% इलाज होती है। इसका जो मेन इलाज है, या जो इसका प्रिवेंशन है, वो है पोस्चर करेक्शन। अगर आप ठीक से बैठेंगे, अब जो सर्वाइकल के पेशेंट्स होते हैं उनको भी मैं बताती हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो हेडेक के साथ भी आते हैं तो भी मैं उनको ये बताती हूँ कि जो जब भी आप बैठोगे, आपके कान जो है आपके कंधे के ऊपर आने चाहिए, ना तो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, क्योंकि ये हमारे स्पाइन का जो नॉर्मल कर्वेचर होता है, ऐसे कर्व्ड होता है, उसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है, मसल्स पे स्ट्रेन कम डालता है ये पोस्चर। जब आप सोते हैं तो तकिया यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप पतला तकिया लें। जो पतला तकिया होता है उसको कंधे के नीचे से लगाना है ऊपर तक, तकिया सिर्फ यहाँ पे नहीं आएगा, तकिया कंधे से शुरू होके यहाँ तक आएगा। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बैठते हैं तो जो कमर दर्द के मरीज है उनको हमेशा एक पिलो के साथ बैठना सजेस्ट किया जाता है, हमेशा सपोर्ट रखना चाहिए। अगर आप लंबे टाइम के लिए, आपका सिटिंग जॉब है, तो आप हर 1.5 2 घंटे में ब्रेक लें, घूम कर आए और फिर बैठें, स्ट्रेचिंग करें। दूसरा, यहाँ की मांसपेशियों की जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितनी भी एक्सरसाइजेज करते हैं उसमें ये जो कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है कहीं ना कहीं मिसिंग रह जाती हैं, तो इनको करना बहुत जरूरी है। योगा भी बहुत हेल्प करता है गर्दन के दर्द और कमर के दर्द को, क्योंकि वो मसल्स की स्ट्रेचिंग में हमारी हेल्प करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि गर्दन के दर्द और बैक पेन से हमें बचा सकते हैं, और जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी है उनको कहीं ना कहीं रिलीफ भी दे सकती है। ओके, प्रियंका मैम, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिनको भी इस तरीके की जो आपने कंडीशंस बताई वो है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उनको अगर आपसे ट्रीटमेंट लेना हो तो उनको क्या करना चाहिए? मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मेरा क्लिनिक है प्रीमियर न्यूरोमेड क्लिनिक के नाम से, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। मैं सेक्टर 67 गुड़गांव में होती हूँ, और मैं अपना नंबर भी आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, ये नंबर है जिसपे कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, एंड दैट्स हाउ वी कैन कनेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, हेल्दी पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू मच। अंकुर जी, थैंक यू सो मच।